हाँ जी बच्चों, लास्ट टाइम मैं शुरू किया था आ न्यू चैप्टर कोरिलेशन एंड रिलेशन, और इसमें हमने समझा था यहाँ पर कोरिलेशन का मतलब आपके पास क्या होता है, रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। रिलेशन कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या था, जहाँ पे मूवमेंट इन द सेम डायरेक्शन होती है। नेगेटिव क्या था, जहाँ मूवमेंट इन द अपोजिट डायरेक्शन होती है। जीरो आपके लिए क्या था, जहाँ पे कोई मूवमेंट होके नहीं चलती है। कोरिलेशन को पता करने के चार तरीके हमारे पास थे: कार्ल पियर्सन, स्कैटर डायग्राम, काउंटर डेविएशन और रैंक कोरिलेशन। हमने एक ही तरीका कवर किया था यहाँ पर, कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन बच्चों आपका बेस्ट मेथड है, नेचर अमाउंट दोनों मालूम चलता है। कार्ल पियर्सन वहाँ अप्लाई होता है जहाँ पे रिलेशन क्या होता है, लीनियर, ठीक है। और कार्ल पियर्सन को निकालने के चार तरीके आपके पास थे: कोवेरियंस, एक्सियोम, एक्चुअल और रेसिडुअल। कोवेरियंस के अंदर कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या था, कोवेरियंस अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। और कोवेरियंस कैसे निकालते थे, समीशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस समीशन एक्स मल्टीप्लाई बाय समीशन वाई डिवाइड बाय एन स्क्वायर। एक्चुअल मीन के लिए तीन कंडीशन आपके पास है। इनफैक्ट उन तीनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो आप एक्चुअल मीन अप्लाई वहां पर कर दोगे। पहली कंडीशन आपके पास क्या थी, समीशन एक्स जीरो है, समीशन वाई भी जीरो है, या फिर समीशन डी एक्स जीरो है, समीशन डी वाई भी जीरो है, या फिर कोई सेंटेंस आपको वहां पर दिया हुआ है। अब इस सिनेरियो में आपको अगर निकालना है कोरिलेशन, तो चेक करें डाटा एक्स वाई की फॉर्म में है या डी एक्स और डी वाई की फॉर्म में है। अगर एक्स और वाई की फॉर्म में है तो कोरिलेशन क्या बन जाएगा, समीशन एक्स वाई डिवाइड बाय अंडर रूट समीशन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय समीशन वाई स्क्वायर, या फिर समीशन एक्स वाई डिवाइड बाय एन सिग्मा एक्स मल्टीप्लाई बाय सिग्मा वाई। डाटा डी एक्स डी वाई की फॉर्म में है, जहां पर एक्स है वहां डी एक्स आ जाएगा, जहां वाई है वहां पर डी वाई आ जाएगा। अगर आपके पास एक्ज्यूम मीन है वो कहां अप्लाई होगा, जहां पर एक्चुअल मीन पॉसिबल नहीं है, डीएक्स और डी वाई की फॉर्म में डाटा दिया हुआ है। तो इन दैट केस फॉर्मूला आपके पास क्या बनेगा, एन समीशन एक्स समीशन डी एक्स डी वाई माइनस समीशन डी एक्स मल्टीप्लाई बाय समीशन डी वाई डिवाइड बाय अंडर रूट एन समीशन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट एन समीशन डी वाई स्क्वायर माइनस समीशन डी वाई का होल स्क्वायर। डन बच्चों, यहाँ पर फिर सेम पैटर्न पर आपके पास आता है रेसिडुअल। वहां पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स मल्टीप्लाई बाय समीशन वाई डिवाइड बाय अंडर रूट एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट एन समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर। देन बच्चों आपने प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज में पहला पॉइंट आपके पास क्या था कि जो कोरिलेशन की वैल्यू है इट इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट्स, जिसको आप क्या बोलते हो, प्योर नंबर, या जिसको आप क्या बोलते हो यहाँ पर यूनिट्स फ्री मेजर। पॉइंट नंबर 2 आपने क्या किया था, इट इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। और इसके रिगार्डिंग हमने एक न्यूमेरिकली क्वेश्चन करने के लिए एक बच्चों ट्रिक हमने यहाँ पर की थी, जहाँ पे दो इक्वेशन आपको दी होगी, x कन्वर्ट होगा u में, y कन्वर्ट होगा v में, आर एक्स वाई दिया होगा, आर यू वी आपको निकालना होगा। और उसके लिए कंडीशन क्या है, u और v के साइन क्या होने चाहिए, पॉजिटिव। अगर ऐसा है फिर चेक करो x और y के साइन सेम है, अगर सेम है तो जो दिया हुआ है वही आपके लिए क्या बन जाएगा, आंसर। और अगर डिफरेंट है तो जो दिया हुआ है उसका अपोजिट साइन हमारे लिए क्या होगा, आंसर बन के यहाँ पर चलेगा। समझते बात यहाँ पर। थर्ड पॉइंट बच्चों आपने किया, ये थर्ड पॉइंट आपके पास था। फोर्थ पॉइंट आपने किया था लिमिट्स, कि आर की लिमिट्स क्या होती है, -1 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू +1। आर की मिनिमम वैल्यू क्या है, -1, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, +1। डन बच्चे यहाँ पर। अगर आर की वैल्यू -1 है इसको आप क्या बोलते हो, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। आर की वैल्यू +1 है इसको आप क्या बोलते हो, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। डन बच्चे यहाँ पर। इस तरह में पॉइंट किया था कि अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, और आपको r की वैल्यू पहचाननी है, तरीका क्या बनेगा आपके पास, b की वैल्यू या मोर देन 0 होगी, b की वैल्यू या फिर लेस देन 0 होगी। और b की वैल्यू लेस देन 0 है यानी वैल्यू क्या है, माइनस में, तो क्या बन जाएगा, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। b की वैल्यू मोर देन 0 है यानी प्लस में, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। बच्चों इसके अलावा पॉइंट आपने किया था स्प्यूरियस कोरिलेशन। स्प्यूरियस क्या था, नॉनसेंस, उसका दूसरा नाम आपके पास बनता है। और मतलब क्या होता है, बेवजह का रिलेशन। भाई उनका आपस में कोई रिलेशन एग्जिस्ट करता नहीं है पर जबरदस्ती हम रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं, ये आपके लिए क्या बन जाएगा, स्प्यूरियस कोरिलेशन। डन बच्चे यहाँ पर।
इसके अलावा पॉइंट आपने किया रिलेशन दो प्रकार का होता है, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर बच्चों क्या बनेगा, जहां पे रेशो ऑफ चेंज एक्स और वाई में क्या होगी, सेम कांस्टेंट, वो आपके लिए क्या बन जाएगा, लीनियर। नॉन लीनियर का दूसरा नाम आपके पास क्या था, कर्वी लीनियर। ठीक है, जहां पे रेशो ऑफ चेंज सेम नहीं है वो आपके लिए क्या बन जाएगा, कर्वी लीनियर बन के यहां पर चलेगा। ऐसे बच्चों ने ये पॉइंट्स यहां पर सारे किए थे। प्रोबेबल एरर बच्चों आपके पास क्या था, टू चेक द रिलायबिलिटी, ऑथेंटिसिटी, एक्यूरेसी ऑफ द कार्ल पियर्सन कोरिलेशन। निकालना तरीका आपके पास क्या है, 0.6745 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट एन। यहां से पीई की वैल्यू आएगी, पीई को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद जो वैल्यू आपको मिली फिर कंपेयर करिए आर से। अगर आर की वैल्यू ज्यादा या बराबर है तो कोरिलेशन हमारे लिए क्या होगा, सिग्निफिकेंट। आर की वैल्यू लेस देन है तो हमारे लिए क्या बन जाएगा, इनसिग्निफिकेंट बन के यहां पर चलेगा। एक बच्चा ध्यान रखना कि हमारा एज अ स्टूडेंट हम गलती करते हैं। मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स अब लिखवाए हुए हैं, ठीक है। मे भी जब आप क्वेश्चन पढ़ो तो सारे पॉइंट्स आपको नजर वहां पर ना आए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो क्वेश्चन पढ़ रहे हो खाली वही पॉइंट आपके लिए रेलिवेंट है। बात समझे यहां पर, और जहां पे क्वेश्चन नहीं मिला वो पॉइंट आपके लिए रेलिवेंट यहां पर नहीं है, ऐसा नहीं है। इस बात को हमेशा समझना, यहां पर जिन्हें पॉइंट्स आपको लिखवा रहा हूं ये कभी ना कभी आपके एग्जाम में आ चुके हैं। मे भी आपको यहां पर नजर ना आए क्योंकि बच्चों एमसीक्यू आपका 2007 से आया था। हाँ, सीए फाउंडेशन में जो मैथमेटिक्स है उससे पहले कभी एमसीक्यू था ही नहीं सीए की हिस्ट्री के अंदर। तो 2007 में या 2006 में पहली बार आपके पास आया था। और जो आपका मॉड्यूल है ये क्वेश्चन करता है अराउंड 2014 से 2014 से, ठीक है। तो कभी ना कभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पर। इसके अलावा ध्यान रखना, एक तो मेरा मॉड्यूल हो गया एमसीक्यू की प्रैक्टिस के लिए, ये पास्ट एग्जाम का आपका ट्रेंड हो गया। इसके अलावा एक आईसीआई का स्टडी मैट है, अब क्योंकि काफी बच्चों ने ऑर्डर कर दिया होगा और काफी बच्चों मिल भी चुका होगा, ठीक है। ये बच्चों आपको रीड करना है, ये बात ध्यान रखना, आईसीआई भी रीड करना है और मेरा मॉड्यूल भी, बस इससे ऊपर कुछ नहीं पढ़ना आपको यहाँ पर। इसको 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, जितनी बार पढ़ोगे उतनी आपकी एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। डन बच्चे, यहाँ पर मल्टीपल बुक्स हमारे बच्चों कोर्स का करिकुलम यहाँ पर नहीं है, नई प्रिपरेशन का प्रोसेस है। मे बी इन अदर एग्जाम्स होता होगा, पर सीए में जो कंटेंट आपको अवेलेबल है जिस मर्जी इंस्टीट्यूट से आप पढ़ो, जरूरी नहीं आईसीएस से, कहीं से आप पढ़ो, जहां से पढ़ रहे हो उसके कंटेंट को बिलीव करो और बार बार उसको पढ़ो, अपने आप पूरे सीए कोर्स में पहली बारी में पास हो जाओगे। बात समझिए, यहाँ पर फाउंडेशन है, इंटर है, फाइनल है, अपने आप पास हो जाओगे। पर एक ही कंटेंट को बार बार पढ़ के यहाँ पर चलना है। एक्यूरेसी इज मोर इंपॉर्टेंट रेदर देन वास्ट कवरेज ऑफ द कंटेंट। समझे बच्चों बात यहाँ पर। इसमें आईसीआई के मॉड्यूल में 3 तरह से आपको क्वेश्चन वहां पर दिए हुए हैं। एक तो आपको दिए हुए सॉल्यूशंस या एग्जाम्पल कह लीजिए, ठीक है। इसके अलावा आपको दिए वहां पर एक्सरसाइज, अनसॉल्व, और भी 3 तरह के क्वेश्चन हैं, ए, बी और सी। 3 तरह की एक्सरसाइज हैं, ए, बी और सी। और इसके अलावा हर चैप्टर के एंड में एडिशनल क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। बात समझे बच्चे, यहां पर इसमें से एडिशनल क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, ये बात ध्यान रखना। बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, वैसा पेपर एग्जाम में आता नहीं है। जब बच्चे यहां पर सेकेंडली जो सी टाइप है ये भी आपको नहीं करनी है, ये सारे 5 नंबर के हैं, वहां लिखा भी हो आपको, ये 5 नंबर क्वेश्चन है। पेपर आपका एमसीक्यू है, 1 नंबर हिसाब से है, ये आपको नहीं करना है, ठीक है। मेनली आपको ए और बी पे फोकस करना है। एग्जाम्पल आपकी चॉइस है, क्योंकि एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका सोल्यूशन दिया हुआ है, वह चॉइस नहीं दी हुई। जैसे हमारे क्वेश्चन हो रहे हैं यहाँ पर वैसे नहीं दिया हुआ है, बट क्वेश्चन दिया हुआ और सोल्यूशन दिया हुआ समझाने के हिसाब से। बात समझे, यहाँ पर कर लोगे अच्छी बात है, नहीं भी करोगे तब भी कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता है। मेरी बात समझिए यहाँ पर। तो स्टडी मैट से ये 2 चीज आपको करनी है मेनली, ए और बी। इसका एडवांटेज बच्चों क्या है, जब सेम कॉन्सेप्ट को आप कहीं और से पढ़ोगे तो उसको आपको फायदा मिलकर वहां पर चलेगा। बात समझिए यहाँ पर जैसे क्वेश्चन आपके स्टडी मैट में है वैसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, ये बात ध्यान रखना। एग्जाम में आपके इस तरह क्वेश्चन आते हैं जो मैंने आपको मॉड्यूल यहाँ पर दिया हुआ है। पॉइंट समझिए यहाँ पर, जब वहां से पढ़ोगे आपको रियलाइज हो जाएगा मैं क्या बात बोल रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। तो मैं हमेशा बोलता हूँ मैथ के अंदर हमारा जो आईसीआई है इट्स लाइक एलिफेंट, उसके खाने दांत कुछ और है, दिखाने दांत कुछ और है। बात समझिए यहाँ पर, जैसा कंटेंट दिया हुआ वैसा पेपर में आता नहीं है, जैसा पेपर में आता है वो आपका ये वाला है। तो सिर्फ ये पढ़ना क्यों है, कई बच्चे वहमी होते हैं उनके लिए। बात समझिए यहाँ पर, कई बच्चे वहमी होते हैं,
उनको लगता है कि नहीं सर ने आईसीए तो पढ़ाया ही नहीं, तो जो सीए बुक्स है वो बेकार है क्यों यहाँ पर? फिर यूट्यूब वाला होता बोलता है कि आप सीए बुक्स पढ़, मतलब कि जो आईसीए बुक है वो पढ़ जाओ, आप पास हो जाओगे। बात समझे यहाँ पर? इट्स अ शॉर्टकट, और ऐसा होने वाला कभी नहीं होता। और सीए बुक्स पढ़ के सारे बच्चे पास हो सकते हैं, इतने बच्चे फेल ही क्यों होते हैं? बच्चों ऑल ओवर इंडिया जो रिजल्ट आता है वो 20 से 25% आता है, 75 से 80% बच्चा आपका फेल हो जाता है। बात समझे यहाँ पर? नॉट सेंटर, ऑल ओवर इंडिया। तो फेल क्यों हो रहा है? बिकॉज पेपर वहां से पूरा होता ही नहीं है। मे बी एक या दो बच्चे पास हो जाएं, ठीक है, पर हर बच्चा पास होने वाला वहां पर नहीं है, ठीक है। तो अपने वहम के लिए आप ए और बी पढ़ लो, पर ये आपके लिए मस्ट है जो मैंने आपको मॉड्यूल दिया। इजीली आपके नंबर भी आ जाएंगे, पास भी हो जाओगे। बात ये है कितनी बार पढ़ के यहाँ पर चलते हो, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कि हमारे लिए एग्जाम में टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास टाइम की लिमिटेशन है, कितना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे उतना हमारे लिए एडवांटेज वहां पर बन जाएगा। डन बच्चे यहाँ पर? तो फिलहाल हम जो लास्ट टाइम किया था उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। ओपन करिए मॉड्यूल, आइए पेज नंबर 181, क्वेश्चन नंबर 9। पेज नंबर 181, क्वेश्चन नंबर 9। तुम्हारी बच्चा बुक कहां पर है? अब सुनो दोबारा से, कितने बच्चे कैलसी लेके नहीं आए? जिनकी पहली क्लास है उनको छोड़कर कितने बच्चे जो शुरू से मुझे जानते हैं, पहचाना शुरू कर दिया है? हर बच्चे पर कैलसी है यहाँ पर, पूरी ईमानदारी से बोला, छापा पड़ जाएगा तभी मालूम चल जाएगा। वजह वजह भूल गया, हाँ जी भूल गया मैं। और बताओ ईमानदारी से, क्लास से बाहर नहीं निकाल रहा मैं अभी, कैलसी भी क्लास से बाहर मैं निकाल देता हूं। हाँ जी, और है कैलसी आपके पास? वजह भूल गया मैं। और कोई रीजन, कोई नया रीजन? चलिए, पता नहीं था। किसकी आवाज आई? पता नहीं था। तुम्हारी कल ही क्लास है आज? क्यों, पिछली हमने पूछा था आपसे भी। बेटा हर क्लास में लेके आना है। सेकेंडली, जो मॉड्यूल आपको दिया है कितने बच्चे नहीं लेके आए? मेरे वाला 1 2 3 4 और भी होंगे। लड़कियों कब लेके आ रहे हो? वजह वही बच्चों, शेयरिंग का कोई कंसेप्ट यहां पर नहीं है। बात समझे? यहां पर ऐसा नहीं है कि ए बुक आप लेके आओ, ए बुक मैं लेके आऊंगा, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। आपकी अपनी बुक्स आपके पास मौजूद होनी चाहिए। डन? कैलसी और मॉड्यूल हमेशा आपके पास होने चाहिए। चलिए करते स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए क्या दिया हुआ है। इन द केस ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज प्रॉफिट, नंबर ऑफ क्लेम दे हैव टू पे, देयर इज अ डैश कोरिलेशन। आंसर देना, सोचना एक बार कि जो कंपनीज का प्रॉफिट्स है और नंबर ऑफ क्लेम। अब सोचो आराम से, और क्लेम ज्यादा होंगे तो कंपनी को अमाउंट ज्यादा पे करना पड़ेगा, उससे उसके प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो रिलेशन आपके पास क्या आना चाहिए? यहाँ पर नेगेटिव आना यहाँ पर चाहिए। बात समझे यहाँ पर? किसी बच्चों डाउट? इसके बाद आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y 0.6। समझिए एक बार, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन सिंबल क्या होता है? r, किसके बीच में? x और y। हम बोलते हैं rxy, rxy यानी कि कोरिलेशन बिटवीन द x एंड y। कितना दिया हुआ है? प्लस 0.6 यहां पर। आगे, इफ x एंड y वैल्यूज आर मल्टीप्लाई बाय -1। बच्चों मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है? चेंज ऑफ स्केल, और चेंज ऑफ स्केल का कोरिलेशन के ऊपर कोई असर आके यहाँ पर नहीं चलता है। यानी कि हमारे पास जो नया कोरिलेशन है वो कौन सा होगा? जो पुराने वाला ही है। तो वैल्यू हमारे पास कितनी रहेगी यहाँ पर? 0.6। डन बच्चे? यहाँ पर किसी बच्चे डाउट? इसके बाद पढ़िए क्वेश्चन नंबर 21। द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट एंड पावर कंजम्पशन। क्या टेम्परेचर यानी गर्मी ज्यादा है, अब गर्मी ज्यादा है एसी ज्यादा चलेंगे तो बच्चों पावर कंजम्पशन क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। विंटर में बच्चों एनवायरनमेंट क्या होता है? कूलिंग टाइप हो गया आपके पास, पावर कंजम्पशन क्या होती है? कम होकर वहां पर चलती है। डन बच्चे? यहाँ पर तो रिलेशन आपके पास क्या हो जाएगा? पॉजिटिव।
टेम्परेचर ज्यादा होगा पावर कंजम्पशन ज्यादा होगी, टेम्परेचर कम होगा पावर कंजम्पशन कम हो जाएगी। हो जाए यहां तक, किसी बच्चा डाउट? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, द कोवेरियंस बिटवीन द टू वेरिएबल। बच्चों कोवेरियंस आपके पास क्या पॉसिबल है? पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये पॉइंट आपको लिखवाया हुआ है, तीनों वैल्यू आपके पास यहां पर पॉसिबल है। डन बच्चे, यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज डैश ऑफ द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। बच्चों आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? इंडिपेंडेंट। कोरिलेशन हमेशा क्या होता है? इंडिपेंडेंट होके यहां पर चलता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, या पहले 39 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 39, फाइंड द प्रोबेबल एरर इफ आर इक्वल टू दिस एन इक्वल टू दिस। देखिए 39 बच्चों, प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला क्या था? 0.6745 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट एन। और क्वेश्चन ने आपको क्या बोला है? आर की वैल्यू है 2 बाय अंडर रूट 10 और एन की वैल्यू है 36। आर की वैल्यू है 2 बाय अंडर रूट 10 और एन की वैल्यू यहां पर है 36। वैल्यू पुट करिए, 0.6745 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आर की वैल्यू है 2 बाय अंडर रूट 10 स्क्वायर एज इट इज अंडर रूट 36। डन बच्चे, यहां पर बच्चे आप नोट नहीं कर रहे हैं? आपकी पहली क्लास है आज, तो नोट तो करना है। जीरो पॉइंट 6745 1 माइनस बच्चों 2 का स्क्वायर हमारे लिए क्या बन जाएगा? 4, और जो अंडर रूट 10 है उसका स्क्वायर क्या बन जाएगा? 10 डिवाइड बाय 36 का अंडर रूट। बच्चों हमारे पास क्या होता है यहां पर? 6। 0.6745 1 माइनस 4 डिवाइड बाय 10 क्या हो जाएगा? 0.4 डिवाइड बाय 6 यहां पर। डन बच्चे, यहां पर इसको सॉल्व करिए। 0.6745 1 में से 0.4 चला गया, कितना बचा? 0.6 डिवाइड बाय 6 यहां पर। जीरो 0.06745। तो बच्चों आंसर आपके पास आएगा ऑप्शन नंबर बी। आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डन बच्चे, यहां पर तो डाटा दिया हुआ है, वैल्यू पुट करना, उसको सॉल्व करके यहां पर चलना है। क्वेश्चन नंबर 44 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 44 देखो, एक्स और वाई हमें दिया हुआ है -3 -3/2 0 3/2 एंड 3। वाई है 9 9/4 0 9/4 एंड 9। और उसने बोला यहां पर कि आपको कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन कंप्यूट करना है। देखो बात समझो ध्यान से। अगर आप इधर चेक करें, ये वैल्यू एक तरीके से -1.5 है, ये वैल्यू +1.5 है। और अब x की वैल्यू चेक करो, जो x की वैल्यू है पहले -3 है, -1.5 है, 0 है, +1.5 है और 3 है। तो x की वैल्यू आपके पास धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। ये पैटर्न आपको नजर आ रहा है कि x की वैल्यू यहां पर इंक्रीज हो रही है, -3 से -1.5 से 0 से +3। पर जो y की वैल्यू है, और आप चेक करो क्या y की वैल्यू में कोई ट्रेंड आपके पास है? y की वैल्यू में पहले क्या हो रही है? वैल्यू डिक्रीज हो रही है, फिर वैल्यू आपके पास क्या हो रही है? इंक्रीज होकर यहां पर चल रही है। डन। अब बच्चों अगर ऐसा हो जहां पे ट्रेंड आपको नजर ना आए, तो तरीका क्या बनता है कि आर की वैल्यू आपके पास क्या होगी? यहां पर 0। जहां पे तरीका नजर ना आए, ट्रेंड आपको नजर ना आए, वहां आर की वैल्यू क्या होती है? 0 होके यहां पर चलती है।
सुना ध्यान से, दो तरीके बच्चों आपके पास आंसर निकालने के हैं। एक तरीका जो मैंने आपको बोल दिया अभी कि आर की वैल्यू क्या है 0। एक तरीका और है, कार्ल पियर्सन निकालने के 4 तरीके बनते हैं। पहला कोवेरियंस, क्या उसकी वैल्यू गिवन है? नहीं। दूसरा एक्चुअल, नहीं। एज्यूम्ड, नहीं। बचा क्या? रेसिडुअल। अब रेसिडुअल अप्लाई करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स मल्टीप्लाई बाय समेशन वाई। एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स मल्टीप्लाई बाय समेशन वाई डिवाइड बाय अंडर रूट एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। या तो आप इसको अप्लाई कर लो। अब इसको अप्लाई करने के लिए आपको बहुत सारी वैल्यूज चाहिए। कौन कौन सी? यहां पर पहली वैल्यू कौन सी चाहिए? यहां पर एन। चेक करो, एन यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने बच्चों ऑब्जर्वेशन मेरे पास है? 5। डन। दूसरी वैल्यू कौन सी चाहिए? यहां पर समेशन एक्स वाई। समेशन एक्स वाई का मतलब क्या हुआ? पहले एक्स को वाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसके बाद प्लस कर दीजिए। बात समझे यहां पर? तो आप अगर एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करते हो, जो वैल्यू आई उसको प्लस कर दीजिए, ये क्या बन जाएगा? समेशन एक्स वाई बन जाएगा। डन बच्चे यहां पर? यहां कोई डाउट? फिर इसके बाद कौन सी वैल्यू चाहिए आपको? समेशन एक्स। यहां पर अब समेशन एक्स क्या होता है? जो एक्स है उसका टोटल। डन बच्चे यहां पर? सिमिलरली चौथी वैल्यू कौन सी चाहिए यहां पर? समेशन वाई। समेशन वाई क्या हो गया आपके पास? वाई का टोटल। मुझे एक ही बताओ, क्या एग्जाम में इतना टाइम आपके पास होगा? एक नंबर के लिए आपने मतलब इतनी सारी कैलकुलेशन करो। समझे बात यहां पर? अगर आप आगे बढ़ोगे यहां पर, फिर से एन आपको चाहिए, वो तो मेरे पास आ चुका होगा। फिर आपको क्या चाहिए? समेशन एक्स स्क्वायर यहां पर चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? जो भी एक्स की वैल्यूज हैं पहले क्या करोगे यहां पर? स्क्वायर, और बाद में उसका क्या कर दोगे यहां पर? टोटल। तो आपके पास क्या आ जाए? समेशन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली आपको क्या चाहिए? वाई स्क्वायर, अल्टीमेटली समेशन वाई स्क्वायर। बात समझे यहां पर? ये सारी वैल्यू निकालने के बाद वैल्यू पुट करनी है, कैलकुलेशन करनी है, ये बच्चों प्रॉपर सोल्यूशन है। अदरवाइज दूसरा तरीका क्या बनता है कि एक्स में ट्रेंड आ रहा है, वाई में ट्रेंड यहां पर नहीं आ रहा है। वाई आपका एक बार डाउन हो रहा है और एक बार अप हो रहा है, तो बच्चों आर की वैल्यू क्या बन जाएगी यहां पर? 0। मेरी बात समझे यहां पर? किसी बच्चों डाउट? हो जाएगा। ये तरीका बच्चों अगर आपको करना है अपने आप कर लेना, पर मैं आपको रिकमेंड करने वाला यहां पर नहीं हूं। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको इसी तरीके पर, जहां पर ये तरीका ही आपको फॉलो करना पड़ेगा एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और अगर करना पड़ जाए सबसे एंड में सॉल्व करना, तो टाइम काफी कंज्यूम करेगा, 10 मिनट 12 मिनट आपकी कंज्यूम कर जाएगा। तो टाइम बचा हो तो इस क्वेश्चन अटेम्प्ट करके वहां पर चलना। मेरी बात समझे यहां पर? किसी बच्चा डाउट? आ रही बात से? आगे बढ़े यहां पर। क्वेश्चन नंबर 38 पढ़िए। ये नोट डाउन करना आप लोगों ने या हो गया है? बच्चों आगे बढ़ू मैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। इफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y इज 0.5, देखो आर एक्स वाई 0.5 दिया हुआ है। कोरिलेशन बिटवीन द दिस एंड दिस इक्वेशन आपको यहां पर निकालना है। मान लो पहली इक्वेशन आपके पास है 2x माइनस 4, ये मान लीजिए u के बराबर है, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन है 3 माइनस 2y, लेट्स से v के बराबर है। तो दो इक्वेशन मेरे पास होगी। मैंने एक को u के बराबर मान लिया और एक को v के बराबर मान लिया। मैं दोबारा लिखता हूं, u इक्वल टू 2x माइनस 4, v इक्वल टू माइनस 2y प्लस 3। मैंने इसको ऑर्डर पहले कर दिया ना, 2y पहले मेंशन कर दिया और 3 को बाद में मेंशन कर दिया। कोई दिक्कत यहां पर? डन बच्चे यहां पर? अब बच्चों पिछली क्लास में हमने प्रॉपर्टी सीखी थी और आपको याद हो ट्रिक आपके पास क्या थी? u और v के साइन क्या होने चाहिए यहां पर? पॉजिटिव होने चाहिए, सेम नहीं पॉजिटिव। ये बात ध्यान रखना, u और v के साइन क्या होने चाहिए यहां पर? पॉजिटिव। अगर ऐसा है चेक करो x और y के साइन सेम है या फिर डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है तो जो कोरिलेशन दिया हुआ है
उसका अपोजिट साइन में आंसर आके यहां पर चलेगा, तो आंसर क्या बन जाएगा, -0.5। डन बच्चे, यहां पर जिन्होंने पिछली क्लास अटेंड की है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। किसी बच्चों डाउट यहां पर? मैंने क्या किया, जो इक्वेशन गिवन है कौन सी, 2x - 4, मैंने इसको u के बराबर मान लिया और दूसरी इक्वेशन को v के बराबर यहां पर मान लिया। डन बच्चे यहां पर, और मैंने फिर इस इक्वेशन को जैसे x पहले दिया हुआ है y को पहले लेके आ गया, ताकि साइन में कंपैरिजन करके यहां पर चल सकूं। और इसके बाद ट्रिक अप्लाई करिए। तरीका क्या बनता है, क्या u और v के साइन पॉजिटिव है, हाँ, क्या x और y के साइन सेम है, ना, बल्कि आपके पास क्या है, डिफरेंट। तो जो दिया हुआ है उसका क्या ला दोगे, माइनस, वो आपके लिए क्या बन जाएगा, आंसर बन के यहां पर चलेगा। बात समझे यहां पर? किसी बच्चों डाउट? सेम पैटर्न पर क्वेश्चन नंबर 51 बच्चों दिया हुआ है। सेम पैटर्न पर क्वेश्चन नंबर 51 हमें दिया हुआ है। देखें, इफ द correlation between the x and y 0.5, find the correlation between the this and this। बच्चों आर एक्स वाई सेम क्वेश्चन, हल्का फर्क है शायद। 0.5, u इक्वल टू 2x - 3, v इक्वल टू -5 + 3, v इक्वल टू -5 + 3। समझते बात यहां पर? अब फिर से चेक करिए, क्या u और v के साइन प्लस में है, यस। क्या x और y के साइन सेम है, नो। साइन बच्चों आपके पास क्या यहां पर, डिफरेंट। तो जो कोरिलेशन दिया हुआ है उसका आंसर किस में आ जाएगा, माइनस में। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, -0.5। डन बच्चे, यहां पर आंसर आ जाएगा -0.5। ऑल डन। क्वेश्चन नंबर 54 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 54 रिपीट है, नहीं रिपीट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पूरियस कोरिलेशन। स्पूरियस क्या था, जहां पे कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो कह रहा है कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल हैविंग नो कैजुअल रिलेशनशिप, मतलब ऐसा रिलेशन आप ढूंढ रहे हो जिनका आपस में कोई रिलेशन यहां पर नहीं है, तो जबरदस्ती आप रिलेशन एस्टेब्लिश करके यहां पर चल रहे हो। डन बच्चे, यहां पर हो जाएगा। अगेन थ्योरी का पॉइंट है, क्वेश्चन नंबर 56 रिपीट है। कोवेरियंस बिटवीन द टू वेरिएबल कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डन बच्चे, यहां पर क्वेश्चन नंबर 58 पढ़िए। द कोएफिशिएंट बिटवीन द x एंड y 0.5। बच्चों r की वैल्यू है 0.5, कोवेरियंस दिया हुआ है 16, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x हमें दिया हुआ है 4, और हमें क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। डन बच्चे, यहां पर अब आपके पास कोरिलेशन दिया हुआ है और उसके साथ साथ क्या दिया हुआ है, कोवेरियंस। अगर ऐसा दिया हो, अगर ऐसे दिया हो, तो मुझे एक चीज बताओ, कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या बनता है, कोवेरियंस डिवाइड बाय सिग्मा एक्स मल्टीप्लाई बाय सिग्मा वाई। कोवेरियंस डिवाइड बाय सिग्मा एक्स मल्टीप्लाई बाय सिग्मा वाई। बच्चों कोरिलेशन की वैल्यू कितनी मेरे पास है, 0.5, कोवेरियंस दिया हुआ है 16, सिग्मा एक्स दिया हुआ है 4, सिग्मा वाई मेरे पास यहां पर नहीं है। डन बच्चे, यहां पर यहां तो कोई डाउट? सिग्मा वाई ऊपर चला गया 16/4 और 0.5 नीचे आ गया। इसको सॉल्व करिए, ये बच्चों वैल्यू कितनी आपके पास आएगी यहां पर, 8। 4 पे कैंसिल किया, 4 को डिवाइड करो 0.5 से, कितनी वैल्यू आपके पास आ गई, 8। तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। डन बच्चे, यहां पर इतना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 पढ़िए। अब बच्चों 57 जो एग्जाम में आया था, आना नहीं चाहिए था, पर कई बार वो आपका चेक करता है कि जो प्रेजेंट माइंड आपके पास है या फिर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए बच्चों, आपके पास x और y की वैल्यू दी हुई है। अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 5 है, 3 है, 7 है, 4 है, 8 है, 5 है, 10 है। ये वैल्यूज बच्चों आपके पास यहां पर दी हुई है। डन बच्चों, यहां पर अब बात सुनना ध्यान से, और अब चेक करो x की वैल्यू में इंक्रीज हो रहा है,
x की वैल्यू में इंक्रीज हो रहा है, y की वैल्यू में भी इंक्रीज हो रहा है, यानी दोनों में जो इंक्रीज है वो सेम डायरेक्शन में है, और सेम डायरेक्शन में है तो रिलेशन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। पर दिक्कत क्या है कि आपको चारों ऑप्शन के अंदर प्लस में वैल्यू गिवन है, चारों ऑप्शन में प्लस में वैल्यू गिवन है, यानी रिलेशन तो हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, पर उसकी वैल्यू क्या होगी वो बच्चों मेरे लिए यहां पता करना यहां पर मुश्किल है। बात समझे यहां पर? तो इसमें आपको प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा, देयर कैन बी नो ट्रिक, हमारे लिए पॉसिबल यहां पर नहीं है। अब बच्चों एक्स और वाई दिया हुआ है और कोरिलेशन निकालने के लिए तरीका क्या बनाया, एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइड बाय अंडर रूट एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। और इसको सॉल्व करने के लिए सारी वैल्यूज आपको कंप्यूट करनी ही पड़ेगी। बात समझे यहां पर? तो बाई चांस एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए सबसे एंड में करना, जब आपके सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, टाइम बचा हुआ है, ठीक है, और जब टाइम बचा हुआ है तो बच्चों एक नंबर में मिल जाए तो क्या दिक्कत है। बात समझिए यहां पर? तो शुरुआत मत करना तो टाइम कंज्यूम काफी होगा। अब बच्चों मुझे यहां पर मल्टीपल वैल्यूज चाहिए, एक तो वैल्यू कौन सी निकाल लो, एक्स इंटू वाई, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, एक्स इंटू वाई करिए, 1 इंटू 2 कितना बन जाएगा, 2, कहना पड़ता है नोट करने के लिए, 2 इंटू 5 कितना बन जाएगा, 10, 3 इंटू 7 21, 4 इंटू 8 32, 5 इंटू 10 50। डन बच्चे यहां पर? अगली वैल्यू कौन सी चाहिए यहां पर, एक्स स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ये बात हो रहा है यहां पर? 10 तक का मैथ है बच्चों यहां पर। वाई स्क्वायर क्या होगा, वाई की वैल्यू का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 49, 64 एंड 100। इन सारी वैल्यूज को प्लस करिए, समेशन एक्स कितना बचा आ रहा है, 15, समेशन वाई कितना आपके पास आ जाएगा, 32, समेशन एक्स वाई चेक कर लीजिए एक बार, 112 और 115 आना चाहिए, एक बार चेक करेगा। समेशन एक्स स्क्वायर कितना बच्चों आपके पास है, 25 और कितना ये 20 30 55 आ रहा है, 55, और समेशन वाई स्क्वायर 4 प्लस 25 प्लस 49 242, और एन हमारे पास 5। डन बच्चे यहां पर? अब इन वैल्यूज को पुट कर दीजिए फॉर्मूलाज में। सबसे पहले एन की वैल्यू 5, समेशन एक्स वाई 115, समेशन एक्स 15, समेशन वाई 32 डिवाइड बाय अंडर रूट एन समेशन एक्स स्क्वायर 55, समेशन एक्स 15 का स्क्वायर 5 इंटू 242 माइनस 32 का स्क्वायर, $575 माइनस 15 इंटू 32 480 डिवाइड बाय अंडर रूट 5 इंटू 55 275, 15 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है, 225, 5 इंटू 242 1210, और 32 का स्क्वायर 1024। न्यूमरेटर में आपको बचा यहां पर 575 माइनस 480 95 डिवाइड बाय अंडर रूट 50 अंडर रूट 1210 माइनस 1024 186 95 डिवाइड बाय अंडर रूट 9300। मैंने बच्चों पहले वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दिया, 50 इंटू 186। अब 9300 का अंडर रूट हमारे पास आएगा
95 डिवाइड बाय 96.4365। कोशिश करना 4 से 5 डेसिमल लेने की, उससे आपको एग्जैक्ट आंसर के करीब आने में हेल्प मिलेगी। 2 डेसिमल लोगे तो कई बार 2 आंसर आपके मैच हो सकते हैं। 95 डिवाइड बाय 96.4365, तो बच्चों 0.985, तो आंसर आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात समझे यहां पर? तो बाई चांस एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, सबसे एंड में करना, बाकी सारे क्वेश्चन करने के बाद। ऐसे क्यों देता है? ताकि आप गलती करो। आप शुरू में उठा लो इसको, यहां पर आप उठा लो शुरू में बच्चों, 15 मिनट आपके यहां लग जाएंगे और एग्जाम में जो बाकी क्वेश्चन किए जा सकते हैं वो आपके लूज हो जाएंगे। समझे बात? यहां पर हमेशा ध्यान रखना, आईसीआई आपको पास करने के लिए नहीं बैठा हुआ है, वो आपको फेल करने के लिए बैठा हुआ है। ये बात ध्यान रखना, हमेशा पास होना आपकी जिम्मेदारी है। तो इसलिए वो हमेशा जो आपकी साइकोलॉजी है उससे खेलेगा। डन बच्चों? यहां पर हो जाएगा, हो जाए नोट डाउन, नोट्स मेंटेन करना। इसके बाद आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 72। ये हो जाए नोट डाउन, तो रह गया हो क्वेश्चन नंबर 72। If the coefficient of correlation is 0.5, R की वैल्यू है 0.5 और इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल टू सेट्स यहां पर, और फिर क्या रहा है, एक इक्वेशन और है 3u प्लस 9v इक्वल टू 7। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। मैंने जब आपको एग्जांपल लिया था, तो मैंने उस समय समझाया था 3x प्लस 4u मान लीजिए, कोई वैल्यू मान लीजिए 4u इक्वल टू दिस और 4y प्लस 9v इक्वल टू दिस, कुछ है मैंने आपको यहां पर लिया था। तो मैंने उस समय x और u एक साथ लिया था, y और v एक साथ लिया था, ये मानते हुए x कन्वर्ट हो रहा है u में, y कन्वर्ट हो रहा है v में। डर बच्चे यहां पर? अब आपको ऐसे नहीं दिया हुआ, उसने अपने हिसाब से थोड़ा सा मैनिपुलेशन यहां पर कर दी है, पर दिमाग में वही सोचना, वही विजुलाइज करना कि ये आपके पास एक तरीके से क्या है, u और v है, और इनके साइन हमारे पास क्या है, पॉजिटिव, और इनके साइन पॉजिटिव है, तो फिर आप साइन किसके चेक करोगे, x और y के। क्या x और y के साइन सेम आपके पास है? हाँ, तो जो दिया हुआ है वही आपके लिए क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा प्लस 0.5। मेरी बात समझिए, यहां पर थोड़ा आपको विजुलाइज करना पड़ेगा कि जिस तरीके में समझाया वैसे नहीं दिया हुआ है, पर थ्योरम वही अप्लाई हो रही है जो हमने पहले यहां पर की हुई है। तो ये बात यहां पर किसी बच्चों डाउट? अरे आ रहा समय में? ऑल डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 थ्योरी ऑफ पॉइंट है, कार्ल पियर्सन इज यूज फॉर द अनग्रुप डाटा। बच्चों अनग्रुप डाटा क्या होता है, फैला हुआ, जो हमने ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ, जो अनऑर्गेनाइज होता है इसको हम क्या बोलते हैं, अनग्रुप डाटा कह के यहां पर चलते हैं। जब आपका रिजल्ट आता है ना, उसमें बताया जाता है कि लड़कियां इतनी परसेंटेज पास हो गई हैं, लड़के इतने परसेंटेज पास हो गए हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइज। आपने फिल्टर किया हुआ है, बात समझे यहां पर, एनालिसिस करने के बाद। पर जब रिजल्ट बनता होगा, जब पेपर चेक होते होंगे, तो उसे पता ही नहीं कौन कितना कितने बच्चे पास हुए हैं, किसकी क्या परसेंटेज है, उसको आप क्या बोलते हो, अनग्रुप डाटा कह के यहां पर चलते हो। डन बच्चे? यहां पर इतना हो जाएगा। इसके अलावा बस यही बच्चों आपके पास है कार्ल पियर्सन, ठीक है। तो मैंने आपको पॉइंट्स बहुत सारे लिखवाए हुए हैं, वो सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम में आते हैं, ये बात ध्यान रखना। बस ये मत सोच लेना कि जो पॉइंट्स हमने यहां पढ़े हैं वही इंपॉर्टेंट है, बाकी बस वैसे लिखवा रखे हैं, ऐसा कुछ भी यहां पर नहीं है। डन बच्चे? यहां पर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हमारे पास कार्ल पियर्सन पूरा हो चुका है। इसके बाद अब लिखिए स्कैटर डायग्राम। इसके बाद आप लिखिए स्कैटर डायग्राम। पहला, इट इज
graphical method, it is graphical method for computing nature and amount of correlation, nature and amount of correlation। बच्चों ग्राफिकल का मतलब क्या हो गया? बाय ग्राफ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसी को हम क्या बोलते हैं यहां पर? नॉन मैथमेटिकल। मतलब हम किसी फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं यहां पर? ग्राफ का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेचर का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर जीरो है। और अमाउंट का मतलब क्या होता है? वैल्यू। अमाउंट का मतलब क्या होता है? वैल्यू। ये बात हमने पिछली क्लास के अंदर भी की थी कि कार्ल पियर्सन में नेचर अमाउंट दोनों पता किए जा सकते हैं। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। स्कैटर डायग्राम आपके पास कौन सा तरीका है? ग्राफिकल। ग्राफिकल आपको क्या मालूम चलेगा? नेचर, पर अमाउंट मालूम यहां पर नहीं चलता है। कार्ल पियर्सन से दोनों मालूम चलते हैं, कार्ल पियर्सन से दोनों मालूम चलते हैं, पर स्कैटर से आपको यह मालूम चलेगा कि रिलेशन पॉजिटिव है, पर उसकी वैल्यू क्या है ये आप पता नहीं कर पाओगे। आपको ये मालूम चलेगा रिलेशन नेगेटिव है, पर वैल्यू क्या है ये पता यहां पर नहीं कर पाओगे। ये इसकी अपने आप में क्या बन जाएगी? एक लिमिटेशन बन के यहां पर चलेगी। बात समझे यहां पर? किसी बच्चे डाउट? पॉइंट नंबर 2, दिस method is applicable whether the relation is linear or non-linear। चाहे रिलेशन हमारे पास लीनियर हो, चाहे रिलेशन हमारे पास नॉन लीनियर हो, दोनों हालातों में इसे अप्लाई किया जा सकता है। पर कार्ल पियर्सन अप्लाई करने के लिए हमारे पास अजम्पशन क्या थी? रिलेशन हमेशा आपके पास क्या होना चाहिए? लीनियर होना वहां पर चाहिए। डन बच्चे? यहां पर तीसरा पॉइंट, जीरो एक्स वाई और मेरे पास लेट से प्राइस और डिमांड दिया हुआ है। वाई प्राइस है, एक्स यहां पर डिमांड है। वाई प्राइस है, एक्स यहां पर डिमांड है। प्राइस है 1 2 3 4, डिमांड है 10 8 6 और 4। बच्चों वाई पर क्या है? प्राइस 1 2 3 4 और एक्स पर डिमांड है 4 6 8 और 10। डन बच्चे? यहां पर अब पॉइंट्स प्लॉट करिए। अगर y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू कितनी मेरे पास है? 10। तो y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 10। ये पॉइंट आपके पास आना चाहिए। समझते बात यहां पर? किसी बच्चे डाउट? अगर y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू कितनी बच्चों मेरे पास है? 8। y की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू कितनी मेरे पास है? 6 यहां पर। y की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू 4। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट, इनको आपस में मिला दीजिए। डन बच्चे? यहां पर तो मेरे पास एक लाइन यहां पर आ गई जिसको मैं क्या बोल रहा हूं? स्ट्रेट लाइन। जिसे मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर? स्ट्रेट लाइन। और अब ध्यान से चेक करें कि वैल्यू ऊपर से नीचे लाइन आपकी ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है। अगर ऐसा है तो आर की वैल्यू हमेशा क्या होगी? -1।
आर की वैल्यू हमेशा क्या होगी, -1। माइनस क्यों, देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन। अगर प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है, तभी लाइन आपकी ऊपर से नीचे आ रही है। और आर की वैल्यू -1 हो, इसका दूसरा नाम आपके पास क्या था, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। आर की वैल्यू -1 हो, इसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। डन बच्चे यहां पर। और इसी को हम क्या बोलेंगे, दैट इज अपर लेफ्ट टू लोअर राइट, अपर लेफ्ट टू लोअर राइट। दोबारा विजुलाइज करना, एग्जाम में ग्राफ पेपर नहीं आने वाला है, सिंपल आपसे पूछेगा कि स्कैटर डायग्राम के अंदर अगर अपर लेफ्ट टू लोअर राइट है तो आर की वैल्यू क्या होगी, -1, या आर की वैल्यू -1 है, इसको आप क्या बोलोगे, अपर लेफ्ट टू लोअर राइट। बात समझे यहां पर। अभी ऐसा है क्यों बच्चों, मेरी पोजीशन के हिसाब से ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, लाइन आपकी ऊपर से नीचे आई है, तो लाइन हमारे पास अपर से क्या आ रही है, लोअर आ रही है, अपर से लोअर। और मेरी पोजीशन देखो, मेरा लेफ्ट हैंड ये हो गया और राइट हैंड ये हो गया, तो लेफ्ट कैमरा आ गया ऊपर, राइट कैमरा आ गया नीचे, तो हम क्या बोल रहे हैं, ऊपर से नीचे, लेफ्ट टू राइट। पॉइंट समझे यहां पर, लेफ्ट टू राइट। तो वर्ड्स आई होप आपको याद रहेंगे, अपर लेफ्ट टू लोअर राइट। हो जाएगा, डन बच्चे यहां पर। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 बच्चों, सेम पैटर्न पर अगर आप प्राइस और सप्लाई में ग्राफ प्लॉट करोगे तो वैल्यू तो जो लाइन आपके पास है वो नीचे से ऊपर जाएगी, लाइन हमारे पास नीचे से ऊपर जाएगी, ठीक है। डिमांड और प्राइस में लाइन ऊपर से नीचे, प्राइस और सप्लाई में लाइन नीचे से ऊपर। अगेन इसको आप क्या बोलते हैं यहां पर, स्ट्रेट लाइन। पर इसमें आर की वैल्यू क्या होगी, +1, आर की वैल्यू क्या होगी, +1, जिसको आप क्या बोलते हो, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। डन बच्चे यहां पर। अब आराम से सोचिए, यहां पर दो चीजें। पहली बात, नीचे से ऊपर है, नीचे से ऊपर है तो लाइन क्या, डायरेक्शन क्या है, लोअर टू अपर, लोअर टू अपर। और जो डायरेक्शन आपकी है लोअर, वो आपके हैंड के किस साइड पर है, लेफ्ट, नहीं, लोअर लेफ्ट टू अपर राइट, लोअर लेफ्ट टू अपर राइट। मेरा पॉइंट ये कहने का है, दोनों हालात में लेफ्ट टू राइट है, दोनों हालात में लेफ्ट टू राइट है। पहले में क्या था, ऊपर से नीचे, और दूसरे में क्या है, नीचे से ऊपर। पर जो लेफ्ट टू राइट है हमेशा आपके पास क्या रहेगा, यहां पर सेम होके यहां पर चलेगा। बात समझे यहां पर, किसी बच्चे डाउट, अरे बात आ रही समझ में। पॉइंट नंबर 5, if there is a straight line in scatter diagram, then it can be either r equal to +1 or r equal to -1, r equal to +1, r equal to -1। देखो क्या बोल रहा है कि अगर मेरे पास स्ट्रेट लाइन है, अब देखो ये भी मेरे लिए क्या है, स्ट्रेट लाइन, और ये भी मेरे लिए क्या है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। पर पॉइंट 3 में जो स्ट्रेट लाइन है वहां पे r की वैल्यू क्या है, -1। पॉइंट 4 में r की वैल्यू क्या है, +1। जब भी बच्चों रिलेशन होगा, या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव, दोनों एक साथ पॉसिबल यहां पर नहीं है। तो अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, या तो r की वैल्यू क्या होगी, +1, या फिर r की वैल्यू क्या होगी, -1। दोनों चीजें एक साथ पॉसिबल यहां पर नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता दो वेरिएबल के बीच में एक ही बारी में
रिलेशन पॉजिटिव भी है, रिलेशन नेगेटिव भी है। या तो रिलेशन पॉजिटिव होगा या रिलेशन आपके पास क्या होगा, नेगेटिव होके यहां पर चलेगा। आइदर वन, नॉट बोथ आर पॉसिबल। डन बच्चे। यहां पर पॉइंट नंबर 6, if given points are evenly distributed, if given points are evenly distributed, then r equal to 0, then r equal to 0 in bracket uncorrelated or no relation, or no relation बच्चों मेरे पास एक्स और वाई की वैल्यू इस प्रकार दी हुई है कि एक पॉइंट यहां पे आ रहा है, एक पॉइंट यहां पे आ रहा है, एक पॉइंट यहां पे आ रहा है, फिर यहां चला गया, फिर यहां चला गया। कोई क्लियर डायरेक्शन आपके पास यहां पर नहीं आ रही है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, अलग अलग जगह आपके फैले हुए हैं। तो अगर ऐसा है तो आर की वैल्यू हमेशा आपके पास क्या होगी, यहां पर 0। जब मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया था, हमने क्वेश्चन भी किया था कि 3/2 0, 3/2 3, फिर 9/4, उसमें क्या था, वाई की वैल्यू आपकी फैली हुई थी। जब वाई की वैल्यू फैली हुई थी तो आर की वैल्यू आपके पास क्या बन जाएगी, वहां पर 0। पॉइंट समझे यहां पर। तो बच्चों स्कैटर डायग्राम के अंदर कोई फॉर्मूला आपके पास नहीं है, तभी इसको हम क्या बोलते हैं, यहां पर नॉन मैथमेटिकल। तभी हम इसको क्या बोलते हैं, यहां पर ग्राफिकल। यहां पे ग्राफ के थ्रू आप रिलेशन पता करोगे और उसके थ्रू आपको ये मालूम चलेगा कि डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर 0 है। यानी कि नेचर पता किया जा सकता है, वैल्यू पता यहां पर नहीं की जा सकती है। डन बच्चे। यहां पर अगर अपर लेफ्ट टू लोअर राइट है तो आर की वैल्यू क्या होगी, -1। अगर आपके पास लोअर लेफ्ट टू अपर राइट है तो आर की वैल्यू क्या होगी, +1। भाई ऊपर से नीचे आ रहा है या नीचे से ऊपर जा रहे हैं। डन बच्चे। यहां पर अगर ऐसी कोई भी डायरेक्शन आपको नहीं मिल रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, और आर की वैल्यू आपके पास क्या बन जाएगी, यहां पर 0। इतना हो जाएगा। डन बच्चे। यहां पर ये आपके पास था स्कैटर डायग्राम। आगे नोट करिए, कोएफिशिएंट ऑफ concurrent deviation, coefficient of concurrent deviation लिखें। This method is mainly applicable when we are casual in bracket not serious about nature of correlation। बच्चे तरीका वहां अप्लाई करते हैं जहां पर हमें ये है कि चलो यार पता कर लो कि क्या रिलेशन है, पर हम ज्यादा सीरियस यहां पर नहीं है। वी आर वेरी कैजुअल टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ कोरिलेशन rather than we are seriously concerned about the nature of the correlation। पॉइंट समझे यहां पर, देखिए दैट इज we are not concerned about magnitude of variable, magnitude of variable। पॉइंट नंबर 2, वैल्यू निकालने बच्चों तरीका हमारे पास है प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 2c माइनस स्मॉल n डिवाइड बाय स्मॉल n। स्मॉल n लिखना ना कि कैपिटल, ठीक है, दोनों में फर्क है। यहां पे 2c माइनस स्मॉल n डिवाइड बाय स्मॉल n। c का बच्चों मतलब होता है
नंबर ऑफ concurrent deviations, number of concurrent deviation, स्मॉल n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ डेविएशंस। स्मॉल n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ डेविएशंस या फिर कैपिटल N माइनस वन, या फिर कैपिटल N माइनस वन। कैपिटल N होता है टोटल वैल्यूज, कैपिटल N होता है टोटल वैल्यूज। पॉइंट 3 एक बार लिख लीजिए, एग्जाम्पल लेता हूं, सारी बात दोबारा करता हूं। इफ 2c माइनस n इज पॉजिटिव, नेगेटिव, अगर पॉजिटिव है देन टेक प्लस साइन इनसाइड एंड आउटसाइड, इनसाइड एंड आउटसाइड। और अगर नेगेटिव है देन टेक माइनस साइन इनसाइड एंड आउटसाइड। हो गया बच्चों? एक एग्जांपल लिखिए। मान लीजिए x की वैल्यूज मेरे पास है 4, 9, 3, 5, 7। y की वैल्यूज हैं 2, 3, 1, 4, 3। कुछ ऐसे वैल्यूज मेरे पास यहां पर दी हुई है। अब सबसे पहले करना क्या है बच्चों, x में चेक करो लगातार दो वैल्यूज में इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। 4 से 9, 4 से 9 बच्चों वैल्यू में इंक्रीज हो रहा है, प्लस कितने से हो रहा है वो मैटर नहीं करता, ठीक है। 9 से 3 वैल्यू में डिक्रीज हो रहा है, 3 से 5 वैल्यू में इंक्रीज हो रहा है, 5 से 7 वैल्यू में इंक्रीज हो रहा है। डन बच्चे यहां पर। सिमिलरली 2 से 3 प्लस हो रहा है, 3 से 1 माइनस हो रहा है, 1 से 4 प्लस हो रहा है, 4 से 3 माइनस हो रहा है। डन बच्चे यहां पर। इसके बाद जो साइन अभी आपने निकाले, आमने सामने के साइन को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आमने सामने के साइन को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले आपके पास क्या दिया हुआ है, एक्स में कौन सा साइन है प्लस, वाई में प्लस, प्लस इंटू प्लस क्या होता है प्लस, अभी मालूम होना चाहिए, 10 तक का मैथ है। फिर बच्चों माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस इंटू प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस। डन बच्चों यहां पर। यहां तो कोई डाउट? अब आप सुनना ध्यान से, सी हमारे पास क्या होता है, मल्टीप्लाई करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद जितने प्लस के साइन है वो सी की वैल्यू है। मल्टीप्लाई करने के बाद जितने प्लस के साइन है वो सी की वैल्यू है। कितने साइन मेरे पास हैं 3, तो सी की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी यहां पर 3। बात समझिए यहां पर। और रिपीट, इसमें 1, 2 और 3, 3 प्लस के साइन है तो सी की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी यहां पर 3। स्मॉल एन क्या होता है, टोटल कितने साइन मेरे पास हैं 4। डन बच्चे यहां पर। ये बच्चे डाउट? या फिर मेरे पास टोटल कितनी वैल्यूज हैं 5 में से एक कम कर दीजिए तब कितना आपके पास आ जाएगा 4। दो तरीके आपके पास हैं स्मॉल एन की वैल्यू निकालने के, दो तरीके हमारे पास है। एक कि हमारे पास टोटल साइन कितने हैं, या फिर
और टोटल वैल्यू में से 1 माइनस कर दीजिए तो बच्चों 4 वैल्यू आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। डन बच्चों यहाँ पर। अब अगर हमें सॉल्व करना है तो तरीका क्या बनेगा, प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 2c माइनस स्मॉल एन डिवाइड बाय स्मॉल एन। अभी जो साइन है प्लस माइनस का, इसको इग्नोर कर दो थोड़ी देर के लिए। बच्चों c की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी 3 और स्मॉल एन 4 डिवाइड बाय 4। कोई दिक्कत यहां पर, किसी बच्चों डाउट? अच्छा एक चीज बताओ, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो वैल्यू क्या बच रही है 2 डिवाइड बाय 4। 6 माइनस 4 कितना आ जाएगा 2। इतनी बात समझते हैं यहां पर। अब मुझे बताओ न्यूमरेटर की वैल्यू प्लस में है माइनस में है, प्लस में, तो अंदर और बाहर अब साइन कौन सा लोगे यहां पर प्लस, अंदर और बाहर साइन कौन सा लोगे यहां पर प्लस। अगर ये आपके पास माइनस में आता तो अंदर और बाहर क्या लेते हैं यहां पर माइनस। डन बच्चे यहां पर। इसको सॉल्व करिए, 2/4 क्या बन जाएगा 1/2 यानी 0.5 और 0.5 का अंडर रूट 0.707। तो ये बच्चों आंसर आपके पास आ गया। समझ बात यहां पर। अब देखिए एक बार हमें नोटिंग क्या की थी। पहला पॉइंट कि जहां पर हम कैजुअल हैं, जहां पर हमें ये नहीं कि हम बोझा सीरियस हैं कि कोरिलेशन की वैल्यू क्या बनती है, जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी हमें वैल्यू यहां पर चाहिए, तो वहां पर आप क्या अप्लाई करते हो कॉन्करेंट डेविएशन। इसको इसी बात हम क्या बोल रहे हैं, वेयर वी आर नॉट कंसर्न अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेरिएबल। अब इसको निकालने के लिए तरीका आपके पास क्या है, प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 2c माइनस डिवाइड बाय स्मॉल एन। सी बच्चों हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ द कॉन्करेंट डेविएशन। ये आपके टेक्निकल वर्ड्स हैं। आम भाषा में क्या बोल रहे हैं यहां पर, मल्टीप्लाई करने के बाद जितने प्लस के साइन है वो हमारे लिए क्या बन जाएगा सी बन के यहां पर चलेगा, और स्मॉल एन हमारे पास क्या हुआ टोटल नंबर ऑफ द साइन। डन बच्चे यहां पर। या फिर कैपिटल एन में से 1 माइनस कर दीजिए तभी आंसर आपके पास यहां पर आ जाएगा। इतनी बात समझते हैं यहां पर। अब साइन कौन सा लेंगे, इसके लिए हम चेक करेंगे 2c माइनस एन पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। 2c माइनस एन बच्चों मेरे पास क्या था, न्यूमरेटर की वैल्यू। डन बच्चों पर। अगर न्यूमरेटर की वैल्यू मेरे पास प्लस में है तो अंदर और बाहर कौन सा साइन लोगे प्लस, न्यूमरेटर की वैल्यू माइनस में है तो अंदर और बाहर कौन सा साइन आपके पास आ जाएगा माइनस। समझते बात यहां पर, किसी बच्चे डाउट यहां पर, इतना हो जाएगा। और बच्चों यही चीज हमने फिर यहां पर की, पहले हमने एक्स और वाई में ट्रेंड चेक किया, मल्टीप्लाई किया और नंबर साइन हमने चेक किए। अब ये मत सोचना कि सर दो वैल्यू सेम हो जाए तो क्या करोगे, ये बच्चा आप बीकॉम में पढ़ोगे, ये हमारे सिलेबस का पार्ट यहां पर नहीं है। बात समझे यहां पर, मेरे दिमाग में आपके चल रहा हो सर 4 ऐसे कुछ दिया आपके पास तो आंसर क्या बनेगा, तो बच्चों वहां पर अभी आप छोड़ दीजिए, वो आप बीकॉम में पढ़ोगे, वो हमारे सिलेबस का पार्ट यहां पर नहीं है। इतना हो जाएगा। किसी बच्चे डाउट, आगे बढ़े यहां पर। तो यही बच्चों आपका कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, लास्ट बच्चों हमारे पास है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। देखो पहला तरीका आपने किया कार्ल पियर्सन, दूसरा तरीका आपने किया स्कैटर डायग्राम, जब 5 पॉइंट आपने किए थे, ठीक है, और थर्ड आपने किया काउंटर डेविएशन। वो 2 ही पॉइंट मेन आपके पास है, पहला थ्योरी का, दूसरा आपके पास फॉर्मूला। डन बच्चे यहां पर। अब हम बात करें स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। लिखिए बात, तो मैं एग्जांपल लूंगा, सारी बात दोबारा से रिपीट करूंगा, ठीक है। देखिए पॉइंट नंबर 1, दिस मेथड is provided by Spearman. This method is provided by Spearman. Point number 2, in this method rank of observations are
consider instead of actual observations, point number 3, the sum of difference of rank is always equal to 0. The sum of difference of rank is always equal to 0, that is summation d equal to 0. Summation d equal to 0. Point number 4, the association need not be linear. The association need not be linear. Point 5, r equal to 1 minus x समेशन डी स्क्वायर के डिवाइड में n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, समेशन डी स्क्वायर क्या होता है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक, और n बच्चों हमारे पास हो जाएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. Point number 6, it is applicable when two attributes oblique features oblique qualities are given in the question, are given in the question. Point number 7, if there is perfect agreement, then r equal to plus 1, r equal to plus 1. 8, if there is perfect disagreement, then r equal to minus 1. हो जाए बच्चों, एक एग्जाम्पल नोट करिए. एक्स वाई 70, 80, 40, 30 and 35, 10, 80, 70, 90 and 40. ये बच्चों वैल्यूज आपके पास गिवन है और हमें रैंक कोरिलेशन निकाल के यहां पर चलना है. डन. अब समझिए एक बार क्या करना है. सबसे पहले आपको एक्स और वाई को रैंकिंग देनी है. रैंक ऑफ एक्स एंड रैंक ऑफ वाई. रैंकिंग का मतलब क्या है? जो हाईएस्ट वैल्यू है एक्स में उसको 1 मान लीजिए, उसके बाद उससे जो लोअर वैल्यू है उसको 2 मान लीजिए,
फिर उससे जो लोअर वैल्यू उसको 3 मान के यहाँ पर चलिए। रैंक ही होता है जो टॉपर है, जैसे एक्स में टॉपर फिलहाल हमारे पास क्या है 80, तो 80 का रैंक हमारे पास क्या हो जाएगा 1। 80 के बाद अगला टॉपर कौन सा हमारे पास है 70, रैंक हमारे पास कितना हो जाएगा 2। 70 के बाद 40, रैंक हो जाएगा 3। 40 के बाद 35, 4 और 30 यानी कि 5। डन बच्चे यहाँ पर, किसी बच्चे डाउट? ऐसे ही y को रैंक यहाँ पर करिए, y की हाईएस्ट वैल्यू क्या है 90। बच्चों रैंक मेरे पास क्या आ जाएगा 1। 90 के बाद 80, 2, 73, 44, 10, 5। डन बच्चे यहाँ पर। इसके बाद क्या करिए, आप निकाले यहाँ पर डिफरेंस Rx और Ry। बच्चों Rx मेरे पास क्या है रैंक ऑफ x, यहाँ पर Ry क्या है रैंक ऑफ y। बात समझे यहाँ पर? तो जो दो रैंक आपने दिए इसका आपको क्या निकालना है यहाँ पर डिफरेंस। यदि बात और मैं क्या बोल रहा हूं, पहले केस में 2 में से 5 चला गया, कितना बचा -3। 1 में से 2 चला गया -1। 3 में से 3 चला गया 0। 5 में से 1 चला गया 4। 4 में से 4 चला गया 0। डन बच्चे यहाँ पर। अब चेक करो, ये सम हमेशा 0 आना चाहिए, ये सम हमेशा 0 आना चाहिए। इसको बोलते हैं समेशन डी। डी क्या हो गया डिफरेंस, समेशन क्या हो गया सम, ठीक है। तो डी का टोटल हमेशा आपके पास क्या आएगा 0 आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो जल्दी करो कि ना कि। इतनी बात समझते हैं यहाँ पर। और बच्चों इसके बाद जो डी आया डी का स्क्वायर यहाँ पर कर दीजिए, जो भी डी आया डी का स्क्वायर यहाँ पर कर दीजिए। -3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 9, -1 का स्क्वायर 1, 0, 16 एंड 0 प्लस करिए समेशन डी स्क्वायर 26, समेशन डी स्क्वायर 26 यहाँ पे। डन बच्चे यहाँ पर। अब आपको आर की वैल्यू निकालनी है 1 - x समेशन डी स्क्वायर डिवाइड बाय n इंटू एन स्क्वायर -1। पहले तो यहां तक हो गया नोट डाउन, तो रह गया हो बच्चों वैल्यू पुट करो। समेशन डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आपके पास है 26। एन हमारे पास का नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की 5 है देने पर, और 5 का स्क्वायर -1, 5 का स्क्वायर -1। तो 1 - 6 इंटू 26 कितना बन जाएगा 156। 5 मल्टीप्लाई बाय बच्चों 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 में से 1 चला गया, कितना बचा 24। ये 120 आ जाएगा। और इसको सॉल्व करो -0.3। डन बच्चे यहां पर। ये आपके पास क्या हो गया रैंक कोरिलेशन। तो रैंक कोरिलेशन के अकॉर्डिंग कितनी बच्चों वैल्यू आपके पास आई -0.3। स्टेप आपके पास क्या देखो, ये बस हम देना जो एक्स और वाई दिया हुआ है इसको हम बोलते हैं यहां पर एक्चुअल डाटा। जो एक्स और वाई दिया हुआ है इसे हम बोलते हैं यहां पर एक्चुअल डाटा, ठीक है। हमने इस डाटा को कन्वर्ट कर लिया किसमें रैंक में। डन बच्चे यहां पर। और रैंक के बेस पर हम क्या निकाल रहे हैं डिफरेंस, और उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करके यहां पर चल रहे हैं। यहां कोई दिक्कत? अब देखो एक बार हमने क्या क्या पॉइंट्स हमें नोट डाउन किए थे बच्चों। नाम आपके पास है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। पहला पॉइंट आपको यहीं से मालूम चल रहा है, दिस मेथड इज प्रोवाइड बाय द स्पीयरमैन। पॉइंट नंबर 2, इन दिस मेथड रैंक ऑफ ऑब्जर्वेशन आर कंसिडर्ड इंस्टेड ऑफ द एक्चुअल ऑब्जर्वेशन। हमारे बात यहां पर एक्चुअल ऑब्जर्वेशन हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, हमारे लिए रेलिवेंट यहां पर क्या है रैंक। तीसरा पॉइंट, समेशन डी इज ऑलवेज इक्वल टू 0, हमेशा 0 आपको मिलेगा, ठीक है। ये पॉइंट आपके थ्योरी के अंदर है। जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो मेरे लिए मैटर क्या करता है यहां पर समेशन डी स्क्वायर। आप अगर चाहो तो यहां से यहां पर डायरेक्ट आ सकते हो। भाई 2 में से 5 चला गया, कितना बचा 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 9। पर मुझे मेरा पॉइंट समझाना था
इसे मैंने पहले डी की वैल्यू निकाली, मैंने बाद में क्या निकाला यहाँ पे डी स्क्वायर। बात समझे बच्चों यहाँ पर? तो सम ऑफ द डिफरेंस ऑफ रैंक इज ऑलवेज इक्वल टू 0। डन बच्चों यहाँ पर? एसोसिएशन नीड नॉट बी लीनियर, मतलब एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? रिलेशन। तो जो रिलेशन है वो जरूरी नहीं है कि लीनियर हो, मतलब आपके पास क्या हो सकता है? नॉन लीनियर भी यहाँ पर पॉसिबल है। कार्ल पियर्सन में हमेशा क्या होना चाहिए? लीनियर। स्कैटर में दोनों पॉसिबल है, रैंक के अंदर भी दोनों पॉसिबल है। देन बच्चों आपको दिया हुआ फॉर्मूला, फॉर्मूले के बाद हमने क्या बोला कि जो आपका मेथड है ये अप्लाई कहां पर होगा? जहां पे दो एट्रीब्यूट्स दिए होंगे। मतलब बच्चों रैंकिंग किसकी होती है? क्वालिटीज की। रैंकिंग किसकी होती है? फीचर्स की। बात समझे यहाँ पर? जैसे क्लास में बच्चे टॉप किया नहीं किया, वो अपने आप में क्या फीचर होके यहाँ पर चलती है। जब आपके ब्यूटी कंटेस्ट होते हैं बच्चों, कितने 1 पर आया, कोई 2 पर आया, कोई 3 पर आया, वहां पे भी क्या हो रही है? रैंकिंग होके चल रही है। तो जहां जहां पर आपको फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स, क्वालिटीज दी होंगी, वहां पर आपके अप्लाई करोगे, रैंकिंग अप्लाई करके यहां पर चलोगे। डन बच्चे यहां पर? इसके अलावा 2 पॉइंट आपके पास और हैं, परफेक्ट एग्रीमेंट और परफेक्ट डिसएग्रीमेंट। बच्चों परफेक्ट एग्रीमेंट का मतलब क्या है? सेम ऑर्डर। और डिसएग्रीमेंट का मतलब क्या है? रिवर्स ऑर्डर। ये काफी एग्जाम में आता है, सेम ऑर्डर और रिवर्स ऑर्डर। और सेम ऑर्डर में है तो आर की वैल्यू क्या होगी? +1। रिवर्स ऑर्डर में है तो आर की वैल्यू क्या होगी? -1। अब इन दोनों मतलब क्या है? बात समझो ध्यान से। अगर मान लो मेरे पास एक्स और वाई दिया हुआ 1 2 3 4 5, वाई दिया हुआ 5 4 3 2 1। बात समझे यहां पर? और अब ध्यान से नोटिस करें, ये आपके पास कौन सा ऑर्डर है? रिवर्स ऑर्डर है। रिवर्स ऑर्डर कैसे? 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। तो यहां पर आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आर की वैल्यू क्या बन जाएगी? -1। डन बच्चे यहां पर जरा आपके पास ऐसे दिया हो 1 2 3 4 5 4 5 3 2 1 4 5 3 2 1, ये परफेक्ट रिवर्स ऑर्डर आपके पास है? नहीं, रिवर्स तो है भाई, 5 के बाद 3 के बाद 2 के बाद 1, पर परफेक्ट कब होता? पहले 5 आता, फिर 4 आता, फिर 3 आता, फिर 2 और फिर 1। अब यहां पर आर की वैल्यू -1 आप नहीं कह सकते, यहां पर आपको सॉल्व करना पड़ेगा और आंसर यहां पर निकालना होगा। मेरी बात समझे बच्चे? यहां पर किसी बच्चे डाउट? मान लो आपको दिया हुआ है एक्स और वाई 1 2 3 4 5 2 4 6 8 और 10, 2 4 6 8 और 10। अब चेक करें, यहां पर अगर 1 का इंक्रीज है तो यहां पर 2 का इंक्रीज है, हर बार ऐसा ही हो रहा है। डन बच्चे यहां पर? तो इसको आप क्या बोल देते हैं यहां पर? सेम ऑर्डर। और सेम ऑर्डर है तो आर की वैल्यू क्या बन जाएगी यहां पर? +1। डन बच्चे यहां पर? इतना हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन में आपको ना जो ये वाला हिस्सा ना ये नहीं देगा, वो डायरेक्ट आपको क्या दे देगा? रैंक। बात समझिए यहां पर? वो एक्स और वाई की वैल्यू के बजाय आपको आर एक्स आर वाई दे देगा, तो आपका ए स्टेप कम हो जाएगा। जब आर एक्स आर वाई दिया हुआ है तो डायरेक्ट आप क्या निकालोगे? डी स्क्वायर। फॉर्मूला अप्लाई करोगे और आंसर आपके पास यहां पर आ जाएगा। फॉर्मूले में एक सिली मिस्टेक होती है। सिली मिस्टेक क्या होती है? जो डिवीजन है वो 1 के नीचे नहीं दिया हुआ, ये पार्शियल डिवीजन है। 1 आपका बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, और जो डिवीजन ऐसे नहीं दिया 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर होल डिवाइड, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, आपके पास 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर के डिवाइड में आपके पास क्या है? n इंटू एन स्क्वायर -1। इतनी बच्चों बात आ रही समझ यहां पर? यहां तक कोई डाउट? इसमें कौन सा ऐसा हिस्सा है जो आपको नोट करना है? 1 2 3 बताओ, कंफर्म? आगे बढ़े यहां पर? चलिए मॉड्यूल ओपन करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अब ये पूरा नहीं हुआ है, इसमें एक हिस्सा भी आपका बाकी है। ठीक है, तो फिलहाल आपके पास स्कैटर और कॉन्करेंट और रैंक कोरिलेशन। स्कैटर के 5 पॉइंट आपके पास थे। स्कैटर आपके पास क्या था? ग्राफिकल, नेचर मालूम चलता, अमाउंट मालूम नहीं चलता। ऊपर से नीचे है आर की वैल्यू -1, नीचे से ऊपर है आर की वैल्यू +1, पता ही नहीं चल रहा है ऊपर नीचे है आर की वैल्यू 0। फिर आपने किया कॉन्करेंट डेविएशन,
हम वहां अप्लाई करते हैं जहां पे कैजुअल रिलेशन होता है। अप्लाई करने के लिए प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 2c माइनस n के डिवाइड में n, और c आपके पास क्या, नंबर ऑफ प्लस साइन आफ्टर मल्टीप्लीकेशन, n स्मॉल n आपके पास क्या, टोटल नंबर ऑफ द साइन। देन बच्चों किया आपने रैंक कोरिलेशन। पहला पॉइंट क्या है, स्फीयर मैंने प्रोवाइड किया। दूसरा पॉइंट क्या, लीनियर रिलेशन होना मैंडेटरी यहाँ पर नहीं है। तीसरा पॉइंट क्या, समीशन डी आपके पास क्या होना चाहिए, हमेशा जीरो ही होगा। चौथा पॉइंट आपके पास है 1 माइनस सिक्स समीशन डी स्क्वायर डिवाइड बाय n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। परफेक्ट ऑर्डर है, सेम ऑर्डर है तो आर की वैल्यू +1, रिवर्स ऑर्डर है तो आर की वैल्यू -1। डन बच्चे, यहां पर यही पॉइंट हमने किया अभी तक। चेक करते हैं एक बार फिर से शुरू से, क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 3, और देखिए आपके पास गिवन है when each individual gets the exactly opposite rank by the two judges। मतलब मान लो बच्चों x का रैंक है 1 2 3 4, y का क्या बोल रहा है, एग्जैक्टली अपोजिट 4 3 2 1। डन बच्चों, यहां पर तो रिवर्स ऑर्डर आपके पास आ गया। अब रिवर्स ऑर्डर है तो आर की वैल्यू क्या बन जाएगी यहां पर, -1। डन बच्चों, यहां पर किसी बच्चे डाउट। इसके बाद आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, whether correlation coefficient r is equal to +1, r की वैल्यू +1 है, ऑल द पॉइंट्स इन अ स्कैटर डायग्राम। तो यहां पे तरीका कौन सा अप्लाई होगा, स्कैटर डायग्राम। और कह रहा है वुड भी, बच्चों आर की वैल्यू +1 है, रिलेशन क्या बन जाएगा, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। तो लाइन कौन सी होनी चाहिए, नीचे से ऊपर, यानी लोअर लेफ्ट टू अपर राइट। तो लोअर लेफ्ट टू अपर राइट, आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। डन बच्चों, यहां पर किसी बच्चों डाउट। इसके बाद आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, in a beauty contest there are 10 competitors, rank of these candidates are assigned by two judges, the sum of the square of the difference of rank is 44। ये बच्चों किसकी वैल्यू दी हुई है आपके पास, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस समेशन डी स्क्वायर कितना दिया हुआ है 44। और कितने बच्चों यहाँ पे कंटेस्टेंट है यहाँ पर 10, एंड वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन, आर की वैल्यू आपको निकालनी है किसके थ्रू, यहाँ पर रैंक कोरिलेशन अप्लाई करिए। आर इक्वल टू 1 माइनस सिक्स समेशन डी स्क्वायर के डिवाइड में n इंटू एन स्क्वायर -1, 1 एज इट इज, समेशन डी स्क्वायर 44 है, n 10 है, 10 का स्क्वायर -1, कितना बच्चों आया ये 264 डिवाइड बाय 10 इंटू 99। तो बच्चों वैल्यू आसानी है 0.73, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0.73, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। हो जाए बच्चों, क्वेश्चन नंबर पढ़िए इसके बाद 26 पढ़ लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 26 पर आ जाइए एंड देखिए, इफ द प्लॉट पॉइंट्स इन अ स्कैटर डायग्राम आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड देन द कोरिलेशन विल बी 0, हो जाना चाहिए। 29 पढ़िए, in the method of quantum deviation only the direction of change in the variable are taken into consideration for calculation of the coefficient of correlation। बच्चों क्या बोल रहा है यहाँ पर, काउंटर डेविएशन में
आप जो भी साइन लेके चलते हो उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कोरिलेशन की वैल्यू कंप्यूट करके यहाँ पर चलना। तो क्या बोल रहा है, ओनली द डायरेक्शन ऑफ द चेंज इन द वेरिएबल आर टेकन इनटू अकाउंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ, यहाँ बच्चों बेसिकली आपके फिल इन द ब्लैंक है, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। डन बच्चे, यहाँ पर भाई कॉन्स्टेंट डेविएशन से आपको क्या मिलता है, आर की वैल्यू मिलती है। वही आपको कह रहा है कि कॉन्स्टेंट डेविएशन से हमें हमारे पास क्या आएगा, आर की वैल्यू आके यहाँ पर चलेगी। समझते बात यहाँ पर, किसी बच्चों डाउट? इसके बाद आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 33, लिमिट। बच्चों आर की वैल्यू रेंज कोरिलेशन कोएफिशिएंट, आर की रेंज हमारे पास क्या है, -1 से लेके +1 इंक्लूसिव ऑफ दिस वैल्यू या बोथ लिमिट्स। डन बच्चों, यहां पर किसी बच्चों डाउट? हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 41, डिटरमाइन स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन फ्रॉम द गिवन डाटा। करिए सॉल्व। फॉर्मूला क्या बनता है, 1 - x समीशन डी स्क्वायर के डिवाइड में n इंटू एन स्क्वायर -1। समीशन डी स्क्वायर की वैल्यू है 30, n 10, 10 का स्क्वायर -1, 1 - 1 80, 10 इंटू 99। सॉल्व करिए यहां पर 0.82, आर की वैल्यू 0.82। हो जाए बच्चों यहां पर। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 47, चेक करिए बच्चों। x की वैल्यू मेरे पास है 1 2 3 4 5, यानी x की वैल्यू मेरे पास इंक्रीज हो रही है, जबकि y की वैल्यू पहले डिक्रीज हो रही है और बाद में फिर से एकदम से क्या होती है, इंक्रीज हो रही है। तो यानी कि एक प्रॉपर ट्रेंड यहाँ पर नहीं है। तो r की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ पर, 0। अदरवाइज आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर आपको वैल्यू निकालनी होगी यहाँ पर एक्स वाई, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, वहां से आंसर आपको कंप्यूट करना पड़ेगा। तो उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 48, इफ द प्लॉट पॉइंट्स इन अ स्कैटर डायग्राम अपर लेफ्ट टू लोअर राइट, ऊपर से नीचे, तो बच्चों आंसर क्या बन जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, इफ द स्कैटर डायग्राम, रिपीट है नहीं, फ्रॉम लोअर लेफ्ट टू अपर राइट, नीचे से ऊपर, तो आर की वैल्यू क्या बन जाएगी, परफेक्ट पॉजिटिव। भाई आर की वैल्यू क्या होगी, +1, तो आंसर क्या आ जाएगा, परफेक्ट पॉजिटिव। डन बच्चों, यहां पर इतना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, बच्चों एक्स की वैल्यू क्या है, 5 4 3 2 1, वाई की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5। परफेक्ट रिवर्स ऑर्डर है, रिवर्स ऑर्डर है, तो आर की वैल्यू -1। वैसे ना ऑप्शन ए भी एक वैल्यू माइनस में होनी चाहिए, लेट्स से ऑप्शन ए माइनस में है, पर एग्जाम में ठीक मत करना। एग्जाम में आंसर क्या मार्क करके आना, वहां पर डी, नन ऑफ दिस। बात समझिए, यहां पर एग्जाम में जैसे दिया हुआ है वैसे ही ऑप्शन लेके चलना, मॉडिफाई करने की ऑप्शन आपके पास, पावर आपके पास वहां पर नहीं है। समझे बात यहां पर, जहां मैं समझाने हिसाब से ऑप्शन ए को मॉडिफाई कर रहा हूं, आंसर क्या बन गया, ऑप्शन ए -1। पर ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए अनलेस देयर इज अनाउंसमेंट इन द एग्जाम सेंटर, फिर वहां पे आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। बात समझे बच्चों यहां पर, किसी बच्चों डाउट? इसके बाद आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55, स्कैटर डायग्राम डज नॉट हेल्प अस टू। बच्चों स्कैटर से हमें क्या नहीं मालूम चलता, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। बात समझिए यहां पर, स्कैटर से टाइप मालूम चल जाती है, स्कैटर से वेरिएबल रिलेशन है कि नहीं है मालूम चल जाता है, स्कैटर के लिए रिलेशन लीनियर है कि नॉन लीनियर है ये हमारे लिए फर्क यहां पर नहीं पड़ता है, पर स्कैटर से क्या मालूम नहीं चलता है, वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन। डन बच्चों, यहां पर हो जाएगा। इसके बाद पढ़िए क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 74. Again, if the plot points in a scatter diagram from lower left to upper right, नीचे से ऊपर, तो आंसर क्या बन जाएगा? ए, यानी कि पॉजिटिव. डन बच्चे यहां पर. और एक क्वेश्चन और है आपके पास 68. If the points of a series on a scatter diagram lie along a straight line that goes downward as x value move from left to right, then the data exhibit dash correlation. लॉजिक काफी इस्तेमाल कर दिए, पर बात करने प्रयास करिए यहां पर. इफ द पॉइंट ऑफ अ सीरीज ऑन अ स्कैटर डायग्राम लाई फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट आपको बोल रहा है, और क्या बोल रहा है? गोज डाउनवर्ड्स, मतलब ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे और लेफ्ट टू राइट. तो रिलेशन आपके पास क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए. अब जो नेगेटिव का एक नाम आपके पास क्या होता है? इनडायरेक्ट. नेगेटिव का एक नाम आपके पास क्या होता है? इनडायरेक्ट. बात समझे यहां पर? तो आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 75. If the constant coefficient is 1 by root 3, sum of the deviation is sets for n pair of data. क्या निकालना है इसमें? देखो, कॉन्स्टेंट डेविएशन में फॉर्मूला होता है प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 2c माइनस एन के डिवाइड में एन. बच्चों यहां पर आर की वैल्यू कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट कितना दिया? 1 बाय रूट 3. अब बात समझो ध्यान से, ये वैल्यू आपकी प्लस में है ना? अगर वैल्यू प्लस में है तो अंदर बाहर भी आपके पास क्या आ जाएगा? प्लस. बात समझिए यहां पर आपको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है कि 2c माइनस एन की वैल्यू क्या बनती है. नहीं आप वेरीफाई कर पाओगे कि वैल्यू हमारे पास यहां पर मिस है. डन बच्चे यहां पर. तो अब ये प्लस में दिया हुआ आर की वैल्यू, अब मान सकते हैं कि दोनों तरफ आपके पास क्या होगा? प्लस आके यहां पर चलेगा. डन बच्चे यहां पर. दूसरी बात, हमारे पास इसके अलावा क्या बोल रहा है? सम ऑफ द डेविएशन सेट्स. ये बच्चों सी की वैल्यू गिवन है. स्मॉल एन मेरे पास यहां पर नहीं है, स्मॉल एन मेरे पास यहां पर नहीं है. 1 बाय रूट 3 इक्वल टू अंडर रूट 12 माइनस एन के डिवाइड में एन. जो अंडर रूट है इसको आप क्या बोलते हो यहां पर? 1 बाय 2. पलटी मार के क्या हो जाएगा? स्क्वायर. 1 बाय रूट 3 का स्क्वायर इक्वल टू 12 माइनस एन के डिवाइड में एन. डन बच्चे यहां पर. लेफ्ट साइड आपके पास क्या आ जाएगा? 1 बाय 3 12 माइनस एन के डिवाइड में एन. क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 1 इंटू एन क्या बन जाएगा? एन. और 3 को 12 से मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा? 36. और n से मल्टीप्लाई करिए 3n. 3n लेफ्ट साइड आके प्लस हो जाएगा. 4n इक्वल टू 36. n इक्वल टू कितना आपके पास आ गया यहां पर? 9. तो बच्चों स्मॉल n की वैल्यू कितनी आपके पास होगी यहां पर? 9. यहां तो कोई दिक्कत? अब बात सुनना ध्यान से. क्वेश्चन के अंदर ये बस हम देना, क्वेश्चन के अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है? कहता है द कांस्टेंट डेविएशन फॉर n पेयर ऑफ डाटा. n पेयर ऑफ डाटा मतलब वो आपको किसकी वैल्यू बोल रहा है यहां पर? कैपिटल N की वैल्यू कह रहा है. बस होना कैसे? अगर हम नोटिंग चेक करें, मेरे पास क्या नोट किया हुआ है, ये रहा. ये सेम बच्चों कांस्टेंट डेविएशन का एग्जांपल है. यहां पर कितने पेयर हैं? 1 2 3 4 और 5. मेरे बात यहां पर, और हम पेयर की बात करें, 5 पेयर है और 5 जो वैल्यू है, 5 जो वैल्यू है
वो स्मॉल एन की है या कैपिटल एन की वैल्यू है, कैपिटल एन की वैल्यू है। पॉइंट समझे यहां पर, उसने जानबूझकर क्या किया यहां पर स्मॉल एन मेंशन कर दिया ताकि उसके बाद क्या लिखा हुआ हम पढ़े ना। और हमारे हिसाब से स्मॉल एन की वैल्यू क्या बनती है यहां पर 9, और 9 आपका मैच हो जाता और आपको लगता कि आपका एक नंबर आ चुका है, पर आप 0.25 देखे आ रहे हो। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, बात ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। तो 0.25 देखे आ रहे हो, ये मैं आपको समझाना चाह रहा था कि मैथमेटिक्स के अंदर अगर आप गलत तरीके के क्वेश्चन पढ़ते हो तो उसका आंसर भी वहां पर दिया होगा, तो आपका आंसर मैच हो रहा है, मतलब ऑप्शन मैच हो रही है, तो जरूरी नहीं कि आपका आपका आंसर वहां पर ठीक है। मे बी आपने गलत तरीके से सोचा और उस वजह से ऑप्शन आपकी क्या रही वहां पर मैच होके चल रही है। डन बच्चे यहाँ पर। तो मेरे पास फिलहाल स्मॉल एन कितना आ गया 9, और स्मॉल एन क्या होता है कैपिटल एन -1, तो n इक्वल टू 9 इक्वल टू n -1, तो कैपिटल n की वैल्यू कितनी मेरे पास आ गई यहां पर 10। तो आंसर क्या बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नहीं आया समझ में? सारा समझ में आ रहा आप लोगों को? कोई डाउट नहीं है, ये टेंशन वाली बात है। हाँ जी बच्चों, एनी वन एनी डाउट? कितने बच्चे ऐसे जो मैथ वाले यहां पर नहीं है, जिनको मैथ में फोबिया है, डर लगता है, पैनिक हो जाते हैं? ये पहला बैच है जहां पर कोई बच्चा आए नहीं मैथ, बिना मैथ वाला, मतलब कि कोई डाउट ही नहीं होता आप लोगों को। मुझे लगता है मैं ही पढ़ रहा हूँ, मैं ही पढ़ा रहा हूँ। ये रिस्पॉन्स आया, हम हैं यहाँ पर मौजूद। चलो बच्चों, हो जाए नोट डाउन, नोटिंग कर रहे हैं यहाँ पर, ऑल डन? अरे ऐसा नहीं होता, कुछ तो डाउट्स लो यार ऐसा। अब टाइम पास में चालू कर देना। क्वेश्चन नंबर 76 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 76 पढ़ लीजिए एक बार। Which of the following is used for find correlation between the two qualitative? बच्चों क्वालिटेटिव क्या होता है? फीचर्स। जैसे मान लो हाइट हो गया या वेट हो गया, ऑल दीज आर, आपकी मान लो जेंडर हो गया, नेशनलिटी हो गया, ऑल दीज आर क्वालिटीज, ठीक है। और जब हम बात करते हैं क्वालिटीज की तो हमेशा अप्लाई क्या होता है? स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। डन बच्चों, यहां पर हो जाएगा। देन बच्चों क्वेश्चन आपके पास है 77, स्कैटर डायग्राम। अब बच्चों स्कैटर डायग्राम इज यूज टू प्लॉट, प्लॉट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? डाटा होना चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यूज होने चाहिए, जिसको आप क्या बोलते हो यहाँ पर? क्वांटिटीज। तो आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए, क्वांटिटिव डाटा। यानी हमारे पास जो डाटा है वो किस फॉर्म में होना चाहिए? क्वांटिटी की फॉर्म में होना यहाँ पर चाहिए। डन बच्चे, यहाँ पर रैंक के लिए एट्रीब्यूट्स होने चाहिए और स्कैटर के लिए क्वांटिटी हमारे पास होनी चाहिए। इतना हो जाएगा। इसके बाद अब देखिए 81, the coefficient of rank correlation between the ranking of the following 6 students। बच्चों बात करना ध्यान से, n इक्वल टू मेरे पास यहाँ पर 6 दिया हुआ है और रैंकिंग दी हुई है, रैंकिंग दी हुई है, ये RX मान लीजिए, नहीं रैंकिंग है बच्चों, ये डाटा ही दिया हुआ है, ये x हो गया और आपके पास y हो गया। डन बच्चों, यहाँ पर r की वैल्यू निकालनी है, अपने आप फटाफट सॉल्व करें। एक्स और वाई दिया हुआ है, अपने आप सॉल्व करिए। इंद्रप्रीत आपका डाउट वैसे मैंने ले लिया था अभी, दोबारा रिपीट करूं मैं? वहां पर एन पेयर लिखा हुआ है, एन पेयर यानी कैपिटल एन की बात कर रहा है।
हो गया। मेरे पास आंसर नहीं है, माइनस में आ रहा है। बताओ, -0.25 आ रहा है क्या? हाँ जी, माइनस में आ रहा है। क्या आंसर आया? माइनस। हाँ बच्चों, पहले रैंकिंग करिए। 1 2 3 4 5 एंड 6। वाई को रैंक करिए 1 2 3 4 5 एंड 6 यहाँ पर 9 0 1 9 9 एंड 16। 27 17 44 हो जाएगा। 1 माइनस 6 इंटू 44 डिवाइड बाई 6 इंटू 35, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। -0.25। डन बच्चों, यहां पर आगे बढ़े। एक पॉइंट और लिखिए रैंक कोरिलेशन में प्लीज। बच्चों रैंक कोरिलेशन में अगला पॉइंट आपके पास है पॉइंट नंबर 9। टाइड रैंक में आर की वैल्यू कैसे निकाले? 1 माइनस सेट्स इन ब्रैकेट समेशन डी स्क्वायर प्लस समेशन एम की पावर 3 माइनस एन के डिवाइड में 12 के डिवाइड में एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। अगर हमारे पास वैल्यूज में टाई हो जाता है तो रैंक कोरिलेशन कैसे निकालेंगे? मान लीजिए एक्स और वाई दिया हुआ है 20 10 10 15 15, वाई दिया हुआ है 5 8 8 8 एंड 2। ये बच्चों वैल्यूज हमारे पास यहां पर गिवन है और आपको कह रहा है रैंक कोरिलेशन यहां पर निकालो। अगर आप जैसे आपने किया वैसे चलते हैं तो आर एक्स किसको जाएगा? हाईएस्ट वैल्यू को। हाईएस्ट वैल्यू मेरे पास क्या है? 20। रैंक क्या आ जाएगा? 1। और इसके बाद अगली हाईएस्ट वैल्यू क्या आपके पास? 15। पर दिक्कत क्या है? 15 दो आपके पास यहाँ पर गिवन है। ठीक है, अब बात सुनना ध्यान से। एक बार ये सोच लीजिए बोथ 15 आर डिफरेंट। ठीक है, तो एक के लिए 2 आ जाएगा और एक के लिए 3 आ जाएगा। या नीचे 2 मान लीजिए, ऊपर 3 मान लीजिए। बात समझे यहाँ पर? अब एक के लिए 2 और एक के लिए 3, इसका आप क्या कर दो यहाँ पर? एवरेज। जो रैंक बनता है उसका क्या कर दो यहाँ पर? एवरेज। 2 और 3 का एवरेज यानी 2 प्लस 3 डिवाइड बाय 2 कितना आपके पास हो जाएगा? 2.5। समझते बात यहाँ पर? तो बच्चों आपके पास इधर 2 प्लस 3 बाय 2 2.5 और इधर भी कितना आ गया? 2.5। और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर? किसी बच्चों डाउट?
तो जो ऑर्डर में सीक्वेंस में रैंक बनता है उसका एवरेज यहाँ पर कर दीजिए। तो मेरे पास 1 चला गया, 2 चला गया, 3 भी चला गया। 2 और 3 का एवरेज कितना आ गया 2.5। 3 के बाद क्या आना चाहिए 4। अब बच्चों फिर से 10 और 10 दो बार दिया हुआ है, फिर से टाई यहाँ पर आ गया। अब 10 पर क्या आना चाहिए 4 और 5 का एवरेज कितना आ जाएगा 4.5। डन बच्चों। यहाँ पर किसी बच्चों डाउट? ऐसे ही रैंक ऑफ वाई, वाई में चेक करिए हाईएस्ट वैल्यू क्या है 8, उसके बाद 8, उसके बाद 8, यानी कि 8 के लिए 3 रैंक मेरे पास आएंगे। कौन कौन से 1, 2 और 3। अब 1, 2 और 3 का एवरेज क्या होता है सम डिवाइड बाय नंबर। 1, 2, 3 का एवरेज कैसे निकालोगे यहाँ पर 1 + 2 + 3/3 कितना आ जाएगा 2। डन बच्चे। यहाँ पर तो हर 8 के लिए यहाँ पे क्या पुट करोगे 2। किसी बच्चे डाउट? तो 1, 2, 3 चला गया। अब कौन सी वैल्यू आपके पास आएगी 4 एंड देन 5। बताओ बच्चों यहाँ पे कुछ डाउट? यहाँ पर ये बात आ रही समझ में? तो जहाँ पे रैंक में टाई मतलब वैल्यूज में टाई हो जाएगा तो आपको चेक करना है उन वैल्यूज का रैंक क्या बनता है ऑर्डर में सिक्वेंशली, और उस रैंक का क्या कर दो एवरेज, वो आपको पुट करके वहां पर चलना है। इसके बाद डी निकाल दीजिए। पहले में 1 - 4 - 3, 4.5 में से 2 चला गया 2.5, 4.5 में से 2 चला गया 2.5, 0.5 और -2.5। फिर डी स्क्वायर निकाल दीजिए 9, 6.25, 0.25, 6.25। प्लस करिए समेशन डी स्क्वायर। बताओ बच्चों कितनी वैल्यू आ रही है 28। तो समेशन डी स्क्वायर बच्चों हमारे पास आ जाएगा 28। बताओ बच्चों यहां तो हो जाए नोट डाउन। अब ध्यान रखना टाइड रैंक के अंदर आरक्यू निकालना तरीका अलग है, फॉर्मूला अलग है, ठीक है। अब फॉर्मूला आपके पास क्या है R = 1 - 6, जो अभी तक आपने किया पहले वो नोट डाउन कर रहा हूं। समेशन डी स्क्वायर डिवाइड बाय n × n² - 1, ये आपके रूटीन के अंदर है, ठीक है। पर यहां पर अब मॉडिफाई करना होगा। समेशन डी स्क्वायर अब भी है, n × n² - 1 अब भी है, पर इसके अलावा हुआ क्या जो समेशन 6 है ये बाहर है, प्लस समेशन m³ - m के डिवाइड में 12, ये आपका एडिशन में आ जाएगा। डन बच्चे। यहां पर ये कब अप्लाई करोगे जब रैंक के बीच में क्या हो रहा है टाई होके यहां पर चल रहा है। तो 6 बार होगा, अंदर क्या बचा समेशन डी स्क्वायर प्लस समेशन m³ - m के डिवाइड में 12 फिर इसके डिवाइड में है। डन बच्चे। यहां पर अब 1 बाय 1 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 28 प्लस ये हिस्सा मुझे अभी नहीं मालूम, मैं देखता हूं उसको यहां पर कि होल डिवाइड में n बच्चों क्या होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी ऑब्जर्वेशन मेरे पास है 5 आई थिंक। 5 × 5 का स्क्वायर -1। तो यहां पर मेरे लिए नई वैल्यू क्या है n, बाकी मुझे पहचान में आ रही है, मुझे m का पता यहां पर नहीं चल रहा। बच्चों m का मतलब क्या है कौन सी वैल्यू कितनी बार रिपीट हुई है, चेक करो 1 बाय 1। सबसे पहले कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है 10, कितनी बार 2 बार। तो 10 के लिए m क्या हो जाएगा 2। इसके बाद 15 कितनी बार रिपीट हो रहा है 2 बार, फिर से m के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी 2। देन 8 के लिए m कितनी बार रिपीट हो रहा है 3 बार, तो m की वैल्यू क्या होगी यहां पर 3। तो m की हमारे पास 3 वैल्यूज हैं 2, 2 और 3। आपको 1 बाय 1 सारी वैल्यू मेंशन करनी है। पहले 2 की पावर 3 -2,
प्लस 2 की पावर 3 माइनस 2 अपॉन 12 प्लस 3 की पावर 3 माइनस 3 अपॉन 12। दोबारा चेक करिए, मेरे पास बच्चों फॉर्मूला क्या है, m की पावर 3 माइनस m की पावर 3 माइनस m। अब पहले m कितना मेरे पास आया 2, मैंने एक बार वो लिख दिया। फिर से m कितना मेरे पास आया 2, मैंने वो मेंशन कर दिया। फिर से m कितना मेरे पास आया 3, मैंने वो मेंशन कर दिया। बात समझे यहाँ पर, तो जितनी बार m आपका आ रहा होगा उतनी बार आपको मेंशन करके यहाँ पर चलना। ये बात हो रहा है यहाँ पर, किसी बच्चों डाउट? इसके बाद 1 माइनस एक्स इन ब्रैकेट 28 प्लस 2 की पावर 3 क्या होता है 8 में से 2 चला गया, कितना बचा 6 बाय 12, 6 बाय 12 और 24 बाय 12 के होल डिवाइड में 5 इंटू 24। बताओ यहां तो फिर डाउट, यहां गलती कहां करोगे, आपके दिमाग में क्या चलेगा, 10 दो बार है ना, तो आप ये सोचो m की वैल्यू 10 होनी चाहिए, नहीं, m की वैल्यू क्या होगी, कितनी बार रिपीट हो रहा है। बात समझे, यहां पर वैल्यू कौन सी रिपीट हो रही है वो मैटर नहीं करता, वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है। तो बच्चों इसके बाद 1 माइनस एक्स इन ब्रैकेट 28.5 प्लस 2 के डिवाइड में 120 इन ब्रैकेट 31 डिवाइड बाय 120, इसको सॉल्व करिए। हाँ जी, 0.55 होना चाहिए, माइनस 0.55, ये आंसर आ जाएगा। एग्जाम में बच्चों इस पॉइंट से बस फॉर्मूला एग्जाम में आया है, क्वेश्चन तो एग्जाम में आया नहीं है टाइड रैंक का, पर फॉर्मूला एग्जाम में आया हुआ है। हो जाए बच्चों यहां पर, तो बच्चों फिलहाल इतना करते हैं। अब इसमें एक पॉइंट और बाकी है रैंक कोरिलेशन का, ठीक है, स्टडी में क्वेश्चन दिया हुआ है पर एग्जाम में नहीं आया है, हम पॉइंट कवर कर लेंगे अगली क्लास के अंदर। और साथ ही हम शुरू करेंगे यहाँ पर रिलेशन। तो कोरिलेशन रिलेशन मेरा मानना 2 लेक्चर में या 2.5 लेक्चर पूरा हो जाना चाहिए। और परसों टेस्ट भी है, बोलिए बताइए। तो परसों बच्चों टेस्ट भी आप लोगों का है, होमवर्क भी है, छुट्टी मत करना, ठीक है, आना ही आना है। आप शायद ये कह रहे थे कि आप छुट्टी पे हो, चलिए अब बच्चों ब्रेक है 15 मिनट का।